जो आपके पास लास्ट क्लास से अ, हमने आई थिंक आपका लेक्चर यहीं पे ही वाइंड अप किया था, जहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग मैकेनिज्म पूरे हो चुके थे कि आपको किस तरीके से आइटरेटिव सॉर्ट परफॉर्म करना है। आइटरेटिव सॉर्ट परफॉर्म करने के बाद आज हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जिसके अंदर सेशन सॉर्ट का हमारे पास सूडो कोड है। और इस सूडो कोड को कंपाइलर किस तरीके से आइटरेट करता है, हम इसके बारे में आज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं पॉसिबल, हमने शायद लास्ट क्लास में एक अगली क्लास में इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा या थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस किया होगा, बट टोटली आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे काइंडली जल्दी ज्वाइन हो जाए, ताकि फिर हम अपने पास लेक्चर स्टार्ट करें। डेफिनेटली हमारे पास वो जो है और टाइम और सेशन भी थोड़ा सा शॉर्ट होता है आज इंसान की वजह से। अच्छा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट के एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक एरे गिवन है और राइट साइड पे आपके पास कुछ वेरिएबल्स गिवन है। ये वेरिएबल्स आपके पास ये शो कर रहे होते हैं कि आपके पास इनिशियलाइजेशन क्या है। इन वेरिएबल्स के बारे में आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर की हुई है या नहीं की हुई है, या आपके पास जितना भी डेटा अवेलेबल है या जितना भी अ, आप अपने पास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो सारे का सारा डेटा जो है आपके यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट में मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक ए है और एक एन है। सबसे पहले अगर हम ए की बात करते हैं तो ए रिप्रेजेंट करता है एरे को, जो एरे आप अपने पास यूज कर रहे हैं कि उस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं। और एन जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है मुझे यहाँ पे कि आपके पास साइज ऑफ एरे क्या है, साइज ऑफ एरे को आप कैसे अपने पास मेंटेन करते हैं, साइज ऑफ एरे को किस तरीके से हम अपने पास यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आप आपके पास सबसे पहले यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट करते दो पैरामीटर्स पास है के बाद आपके पास एक अदर लूप है। लूप आपके पास ये शो कर रहा है कि आपके पास आई की वैल्यू लूप पे कहाँ से इनिशियलाइज हुई हुई, टू से। देखिए, हमारा ऐसा कंसर्न ये नहीं है कि आपके पास इस एल्गोरिदम में आइट्रेशंस कैसे चल रही हैं, वैल्यूज कैसे स्वैप हो रही हैं। हमारा जो मेजर कंसर्न है वो इस वक्त कंसर्न ये है कि आप जो वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं या इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो कैसे आपके पास शो होंगी, वो कैसे कंपाइलर स्वैप कर रहा होता है, वो कैसे कंपाइलर स्विच कर रहा होता है उन वैल्यूज की आज। लेट सपोज यहाँ पे आई की वैल्यू जे की ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस वन, ये आपके पास पांच वेरिएबल्स है और इन सबकी इनिशियली हमने वैल्यू उस वक्त जीरो कह ले या नल कह ले, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस वक्त नल ही जीरो ही कह लेते चले कि जीरो रखिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आई का वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। हम यहाँ पे टाइप भी करते रहेंगे साथ साथ, ताकि आपको शायद थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी हो जाए उसका। लेट सपोज कि मेरे पास आई की वैल्यू इनिशियली मैंने बता दी है कि टू है। ठीक है, आई आपने इनिशियलाइज कर दिया कि वो आप वैल्यू कंटेन कर रहा है टू। यहाँ पे की इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई का सिंपल मीनिंग ये है कि एरे ऑफ आई इज रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ टू। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू क्या आपने डिफाइन की है, टू। यानी कि एरे के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एरे ऑफ आई की वैल्यू बन जाती है, और एरे ऑफ टू के इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, 10। अच्छा, हमारे पास जो इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे आपको मेंशन करी हुई है, ये आपके पास इंडेक्सिंग जो है वो 1 से 4 तक की हुई है। आप चाहे तो उसको 0 to 4 भी कर सकते हैं। अगर 0 to 4 करते हैं तो हम अपने पास आई का लूप फिर 1 से शुरू करते हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हम अपने पास लूप जो है यहाँ पे 2 से कम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जे इक्वल टू, अच्छा, अब एरे ऑफ आई की वैल्यू 10 है। दैट मीन्स के की जो वैल्यू होगी, आपने की वैल्यू डिफाइन कर दी कि की इक्वल टू 10, क्योंकि एरे ऑफ आई की जो भी वैल्यू थी आपने इनिशियलाइज कर दी वो की वेरिएबल के अंदर। आफ्टर इनिशियलाइजिंग द की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप में आप नीचे आते हैं और आपको मिलता है जे की वैल्यू फाइंड आउट करना। जे की वैल्यू आपको कहीं भी ऊपर गिवन नहीं की गई इन तीन लाइनों में। जे के लिए एक सिंपल सा रूल है, जे इक्वल टू आई माइनस वन। जे इक्वल टू आई, आई की वैल्यू आपको ऊपर डिफाइन की गई थी जो कि क्या थी, टू। टू माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू वन। यानी कि आपके पास जो जे की वैल्यू आ रही है वो सिंपली बनती है जे इक्वल टू वन।
जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, की वैल्यू मेरे पास 10 है। हमारे पास ये तीनों वेरिएबल इनिशियलाइज हुए थे, डिक्लेयर हुए थे सॉरी। इन तीनों की वैल्यू इनिशियलाइज अब हो चुकी है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मेरे पास एक वाइल का लूप लगा हुआ। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे फॉर का लूप भी लगा सकते थे, फॉर का लूप लगा के भी आप इसके अंदर काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वाइल का लूप लगाया है जस्ट बिकॉज के आप अपने पास दोनों तरीके से काम करना सीख सके। आप चाहे कोई और लॉजिक, कोई और कंडीशंस लगा के, लूप डिफरेंट लगा के काम करना आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे वाइल का लूप लगा हुआ है तो वाइल की कंडीशन आपके पास आ रही है जे ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ जे ग्रेटर देन। देखिए हमारे पास बीच में एंड का ऑपरेटर है। एंड का ऑपरेटर का सिंपल मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि दोनों साइड की लेफ्ट यानी कि ये वाली कंडीशन और राइट ये वाली कंडीशन, अगर दोनों साइड की कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होती हैं देन वी विल गो प्रोसीड टू द नेक्स्ट लूप के अंदर बॉडी में आएंगे। अगर एक साइड की कंडीशन भी मेरे पास फॉल्स हो जाती है तो आपके पास ये लूप आगे नहीं जाए, आप एरे के लूप के बाहर आ जाए, यानी कि वाइल लूप के। अब जे ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ जे क्या थी, आपने जे की वैल्यू ऊपर स्टेप पे निकाली है, 1 ग्रेटर देन 0 है एंड एरे ऑफ जे। अच्छा एरे ऑफ जे आपने नहीं निकाला, एरे ऑफ जे क्या होगा, जे की वैल्यू क्या है 1, तो एरे ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो एरे ऑफ जे की वैल्यू बन जाएगी। तो एरे ऑफ 1 में पोजीशन पे क्या रखा हुआ है 30, 30 ग्रेटर देन की की वैल्यू आपने ऊपर स्टेप में मुझे बताई थी कि 10। क्या 1 बड़ा है 0 से, यस। 30 बड़ा है 10 से, तो मेरी कंडीशन क्या हो चुकी है यहाँ पे ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कहाँ आ जाएंगे लूप के अंदर। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती तो मैं यहाँ पे आती लूप के बाहर। अगर मैं लूप के अंदर आई हूँ तो एरे ऑफ जे की जो वैल्यू थी वो उठा के कहाँ रख देनी है J+1 पे। यानी कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे वेरिएबल्स की क्या करनी है आपस में स्वैपिंग। तो स्वैपिंग के लिए क्या था कि आपने कहा कि एरे ऑफ जे, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ जे एंड दिस इज कॉल्ड J+1। जे वाली पोजीशन की वैल्यू उठा के कहाँ डाल देनी है, एरे ऑफ जे की वैल्यू उठा के कहाँ डाल देनी है, यहाँ पे J+1 पे। ये एरे ऑफ जे था और इस J+1 के इंडेक्स में आपने ये वाली वैल्यू को होल्ड डाउन कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे स्वैपिंग जो है वो अकर हो जाती है, आपकी स्वैपिंग का जो काम था वो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कहता है कि जैसे ही आपने इस वेरिएबल की स्वैपिंग करी, नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये कह रहा है कि जो जे की जो वैल्यू होगी अपडेट होगी और जे की वैल्यू आपने माइनस कर देनी है 1। इवेंचुअली आपके पास जे की वैल्यू आपने ऊपर बताई थी 1 है। 1 - 1 दैट इज इक्वल टू सिंपली 0। अब जो करंट वैल्यू है वो जे की वो है मेरे पास 0। यहाँ पे मेरे पास एक आइट्रेशन, एक लूप का स्टेप खत्म होता है। जैसे ही मैं लूप खत्म करूंगी वाइल का, मैं फॉर के लूप खत्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वाइल के लूप की बात कर रही हूँ। जैसे ही मेरा वाइल का लूप वाइंड अप होगा, मैं वाइल का लूप वाइंड अप करने के बाद नीचे आऊंगी और की वैल्यू उठा के कहाँ डाल दूंगी, एरे ऑफ J+1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे पास 10 है और यहाँ पे एरे ऑफ जे की वैल्यू भी आपने सेट कर दी। अच्छा अब अगर मैं इसको रन करती हूँ एक आइट्रेशन, अगर मेरा कंपाइलर इस आइट्रेशन को, लूप जो है कंपाइलर अगर पहली आइट्रेशन चला के देखता है या पहली आइट्रेशन अगर रन करके कंपाइलर आपका देखता है तो उस हिसाब से क्या कंडीशन बनती है, उस हिसाब से आप किस तरीके से उसको रन करते हैं। अब ये हमारा काम, मैं एरोस को आगे करूंगी, ये देखिएगा ये एरो पहले नीचे आएगा और यहाँ पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एरे की कुछ वैल्यूज जो है आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसे ही मैंने अपने पास लूप चलाया, लूप चलाते ही मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे 2, जे की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, की वैल्यू 10 है, एरे ऑफ जे दैट इज 30 और एरे ऑफ J+1 दैट इज 10। यहाँ तक करने के बाद मैं एक और आइट्रेशन चलाती हूँ। जैसे ही लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हुई वाइल लूप से आप बाहर आएंगे, वाइल लूप से बाहर आने के बाद अगेन एरे ऑफ जे की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको 0 नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एरे की जो जे की जो वैल्यू थी वो अपडेट करी थी 0 इंडेक्स से। तो जो भी आपके पास अब वैल्यू होगी जे की वो अपडेशन में चली जाएगी और यहाँ पे एरे ऑफ जे क्या हो गया मेरा फिलहाल 0, जे की वैल्यू भी 0 और एरे ऑफ जे को भी अभी हमने नल कर दी।
जब नेक्स्ट आइट्रेशन दोबारा से शुरू होगी तो आई की वैल्यू पहले अब आइट्रेशन की 2 थी, अब जो आइट्रेशन चलेगी इसमें आई की वैल्यू मेरी 3 होगी। जब आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी तो 3 वैल्यू के बाद अब दोबारा से जे आपके पास चेंज होगा। क्यों? अब की वैल्यू भी चेंज होगी, जे की वैल्यू भी चेंज होगी। पहले की वैल्यू आपके पास 10 आ रही थी, अब जे की वैल्यू भी चेंज आएगी। क्यों चेंज आएगी? कि एरे का इंडेक्स अब चेंज है, एरे का इंडेक्स है अब 3। थर्ड इंडेक्स में आपके पास क्या लिखा हुआ है? 40। तो एरे अब की जो वैल्यू आनी चाहिए नेक्स्ट वो 40 आनी चाहिए। कीप इन माइंड, अपने पास कोशिश करें एक पेपर पेन लेके साथ बैठे, ताकि आप इन कैलकुलेशंस को साथ साथ परफॉर्म कर सकें। साथ परफॉर्म करना इसलिए जरूरी है कि आपके पास जितनी भी कैलकुलेशंस कंपाइलर कर रहा होता है, यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपके पास जब हम की बात कर रहे हैं, के अंदर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट आइटेशन चलाती हूँ, देखिएगा। अभी 2 वैल्यू थी आई की, अब आई की, सॉरी, 2 वैल्यू थी, फिर अब यहाँ पे 3 हुई। देखिए जे की वैल्यू पहले 0 हो गई थी, अब 2 हो गई है। की वैल्यू 40, क्योंकि आपके पास जे थी वो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू थी। जे की वैल्यू यहाँ पे चेंज है, J+1 भी स्वैप हो गया। आप अपने पास राइट साइड को भी चेक करते रहिएगा। दिस राइट साइड इज ऑल्सो गेटिंग अपडेट ऑन एवरी आइट्रेशन। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सारी की सारी आइट्रेशन जब कंप्लीट होंगी तो आपका ये कंप्लीटली सॉर्टेड फॉर्म में आपको रिटर्न भी होगा। मेरा आइट्रेशन नंबर 4 चल रहा है। आइट्रेशन नंबर 4 में आई की वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही होगी कि 4 हो गई है। जैसे ही आप इसको रन करते हैं, की वैल्यू अपडेट हुई, एरे ऑफ जे अपडेट हुआ, यहाँ पे आके एरो जे की वैल्यू भी अपडेट हो गई है। जे की वैल्यू में से आपने एक माइनस किया, और एट द एंड आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे के सारे आपको सॉर्टेड फॉर्म में नजर आ जाएंगे। यहाँ पे 10 आ रहा होगा, 20 आ रहा होगा, 30 आ रहा है, और यहाँ पे 40 आ रहा है। 10, 30 एंड 40 आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जितने भी आई, जे और की वैल्यू है वो अपडेटेड फॉर्म में शो होना स्टार्ट हो गई। तो ये आपके पास एक छोटी सी कंपाइलर की बैक एंड का मैकेनिज्म है, जो बैक एंड की कैलकुलेशन आपके लिए करके दे रहा होता है। कंपाइलर बैक एंड पे जो है बार बार आपके पास वैल्यूज को अपडेट करके आइट्रेट कर रहा होगा, ताकि आप अपने पास जितना भी कह ले के मैकेनिज्म है, या जितना भी आपके पास लॉजिकली काम है, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। हम अपने पास की कैलकुलेशन मैनुअली नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि हम एक ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको एनालाइज करनी है चीजें, तो फॉर द एनालाइजेशन पर्पस आपके पास बार बार आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेट सपोज अब हम यहाँ पे तो हमने आइट्रेशन कर ली, हमने आइट्रेशन देख भी ली, लेकिन अगर मैं आपसे कहती कि फॉर एग्जाम्पल आपको what a question, let's suppose मैं आपको देती हूँ, what will be the value of j key and j+1। ठीक है, अगेन रिपीट करी, what will be the value of j key and j+1 if the value of I equal to 4। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को? डेफिनेटली आप फिर अपने पास देखिए, अभी तो आपके पास आइट्रेशंस भी कम है, एरे के एलिमेंट्स भी कम हैं। तो अगर आपके पास इन चीजों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, आप हैंड्स ऑन इसको मैनुअली सॉल्व करते रहेंगे, तो आप इस चीज को डायरेक्टली इजीली कन्वे कर सकते हैं आंसर को। अदरवाइज इट विल बी द वेरी हेक्टिक फॉर यू, और फिर आपके आंसर्स जो हैं हो सकता है कि मिसमैच हो जाए, गलत हो जाए, या आप इंटरप्रेट सही से वैल्यूज को ना कर सके। ठीक है, these are the problem that we have to check और मैनेज जब आपके पास आप किसी भी एल्गोरिदम को ड्राई रन करते हैं, आइट्रेटिव सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। लास्ट क्लास जब हम ली थी तो हमने देखा था कि हाउ टू मैनुअली, जिस तरह से आपके पास लेट्स सपोज हम वापस जाते हैं प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर अपनी, जो हमने ये वाली लास्ट क्लास आप देखा था कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे थे, किस तरीके से एलिमेंट की स्वैपिंग करके हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते थे। अब आपने जो डेटा मैनिपुलेशन सीखी थी, डेटा मैनिपुलेट करना देखा था, उस मैनिपुलेशन के अंदर आपने सारी वैल्यूज की आइट्रेटिव जो थी चीजें वो भी की। नेक्स्ट आपके पास यहाँ तक, अच्छा पहले यहाँ पे बता दें, कोई क्वेश्चन है आपका? अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है सो वी विल गो फॉरवर्ड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पहले मुझसे पूछ लें, ताकि हम अपने पास इंसर्शन सॉर्ट की मजीद रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना स्टार्ट करें। ओके, पहले क्लियर कर ले फिर हम आते हैं उसके ऊपर। मैं ऐसे ही क्लियर कर रही हूँ बोर्ड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो आप वो भी बता दीजिए।
ठीक है, दैट मीन्स कि कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने पास। यहाँ पे आपके पास ये थ्योरी को हम स्किप कर रहे हैं फॉर फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे आपके पास इंसर्शन सॉर्ट का एक सूडो कोड लिखा हुआ है। देखिए, राइट नाउ वी नीड टू कैलकुलेट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, हमने आपके पास से जो आपने कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट कर रहे होते थे, वो दो टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते, दो तरह से कैलकुलेट होती है। एक होती है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक जिसको आप कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली, जिसको आपने निकालना क्लासेस में सीखा था कि ओ ऑफ एन की फॉर्म में जो आप कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं, या ओ ऑफ एन की फॉर्म में जो आप कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। एक और कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपके पास रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस कॉम्प्लेक्सिटी को कहते हैं जब आपका कोड कंपाइल हो रहा होता है और कंपाइलेशन के वक्त आप उसको चेक करो। जैसे आपने याद होगा क्लास में कहता है हर लाइन के आगे 1 2 या n+1 या n-1 इस तरह से। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी नंबर वाइज आप हर लाइन की डिफाइन कर रहे थे, वो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहला रही थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है T ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है O ऑफ n स्क्वायर log n इस टाइप का। लेकिन अगर हम रनिंग टाइम की बात करेंगे तो आपके पास रनिंग टाइम होगा T ऑफ n की रिप्रेजेंटेशन। वापस आते हैं हम पे टॉपिक के ऊपर। ये थोड़ी सी आपके पास नॉलेज के लिए बताया गया है, ताकि आपके पास पेपर में, क्विज में, असाइनमेंट्स में, या मैं कभी कोई एक सरप्राइज रैंडम आपसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ताकि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो। यहाँ पे आप आएंगे, मेरे पास एरे स्टार्ट हो रहा है, एक लूप लगा हुआ है j = 2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और वो जा कहाँ तक रहा है, n तक। हमारा लूप की जो वैल्यू हुई जे से स्टार्ट है, हमारा लूप यहाँ पे आई से स्टार्ट नहीं है। दीज ऑल आर द वेरिएबल्स, ये चेंज भी हो सकते हैं, आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनकी वैल्यूज को जो है आराम से शफल, कोई दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल भी रख सकते हैं। आई की जगह आप जे क्यों रखे, आप के भी रख सकते हैं, आप एम भी रख सकते हैं, आप एन भी रख सकते हैं, वट एवर यू लाइक। आप कुछ समझ रहे हैं, अपना नाम रखते हैं, आपकी मर्जी, वेरिएबल है, कुछ भी चल सकता है। सो यहाँ पे एरे की वैल्यू चल रही है 10 तक। आपको याद होगा कि हमने जब क्लास में लेक्चर्स लिए थे और क्लास में लेक्चर्स अटेंड किए थे, तो हमने उसमें आपसे बात की थी कि जो एरे जो कंपाइलर रन करता है, वो n+1 तक चलता है। याद है ये वाली बात? कि मैं ये बात लिख भी देती हूँ कि आपके पास से जो लूप हम रन कर रहे होते हैं, तो कंपाइलर आपका n+1 तक लूप रन करता है, और जो उसकी इंटरनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो nth क्रम तक मेरी स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं। ये वाली बात आप सबको शायद याद होगी कि हमने ये क्लास में डिस्कस भी किया था बहुत डिटेल के अंदर। नाउ वी हैव कि अब आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, अच्छा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि व्हाट इज कॉस्ट। टाइम्स क्या है, कितने टाइम ये चलेगा, और कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ लाइंस आपके पास कितनी है, उसकी सीक्वेंशियली ऑर्डर्स को मेंटेन करना कॉस्ट का काम होता है। पहली लाइन है C1, दूसरी लाइन है C2, तीसरी लाइन 0। वाई इट इज 0 है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो थर्ड लाइन है वहां पे C3 नहीं दिया गया, जस्ट बिकॉज आपके पास ये लाइन कमेंटेड है। ये पूरी एक लाइन है, जहाँ पे थोड़ी स्क्रीन की वजह से ना आपको ये नीचे लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पूरी एक ही लाइन है। ये लाइन कमेंटेड लाइन है, और आपको ये बात पता है कि अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर के अंदर कभी भी कमेंटेड लाइन कंपाइलर रीड आउट नहीं करता। कंपाइलर मेक अ स्पेस फॉर दैट लाइन फॉर द फ्यूचर, के अगर कभी फ्यूचर में इस लाइन को अनकमेंट किया और उसकी जगह कोई लाइन ऑफ कोड आया तो मैं उसको रन कर दूंगा। अगर कोई कोड नहीं आता, अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई कमेंटेड है, तो वो उस लाइन को रिजर्व रखता है। ठीक है, कमेंट्स आर फॉर द यूजर्स गाइडलाइन। ठीक है, या कोई एरर है कोड में या कोई आपने इस तरह से करना है, तो इस वजह से यहाँ पे C3 नहीं है। और यहाँ पे C4 C5 C6 7 एंड सो ऑन 8 तक आपके पास लाइन से चीजें चल रही हैं। n-1, अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अगर आपको याद हो तो हमने लूप के साथ n+1 की बात की थी, n-1 की तो बात करी ही नहीं थी।
यहाँ पे एन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लेट सपोज अगर कोई लूप, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं अपना लूप एन क्रम्स तक चला रही हूँ, कंपाइलर अपना लूप nth क्रम तक चला रहा है, कि एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ है, ए डॉट लेंथ, इट मीन्स कि एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है। nth क्रम तक लेट सपोज मेरा लूप चल रहा है, या n+1 तक मेरा जो है लूप चल रहा है। दोनों कंडीशंस में आपके पास इवेंचुअली एक आइट्रेशन या एक स्टेटमेंट कम ही चलेगा। आपका जो इंटरनल स्टेटमेंट्स या इंटरनल लूप या आपके पास इंटरनल हिरारकी होगी, वो एक हमेशा इनकी लूप की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो एक दफा एक कम चलेंगी जितना आपका एक्चुअल लूप चल रहा होगा। तो लेट सपोज अगर मैं कह रही थी n+1 है, तो उससे एक कम हो गया, n तक चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लूप n तक चल रहा है, तो n में से एक आप आइट्रेशन माइनस करेंगे, तो आपकी आइट्रेशन कहाँ पे जाएंगी? n-1 पे आएंगी। ये वाली बात जो मैंने बोली है ये क्लियर है? मैं दोबारा बोल देती हूँ कि आपके पास लेट सपोज अगर लूप n क्रम्स तक जाएगा, तो आइट्रेशन जो अंदर, यानी कि आइट्रेशन का मतलब ये कि अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं, लूप के अंदर की जो बॉडी है, वो बॉडी आपके पास n-1 टाइम्स तक चलेगी। ये बात समझ आती है आपको जो यहाँ पे लिखी हुई है? अगर क्लियर है तो चट पे बताएं, और अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे के लेक्चर्स में आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हम नीचे आएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो। ये वाली बात समझ आती है कि n और n-1 का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने क्लास में n और n+1 और n पढ़ा था। यहाँ पे आपके पास n और n-1 आ रहा है। तो इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो आप अभी डिस्कस कर लीजिए। आप बोल सकते हैं कि आप रिपीट कर दें, मैं इसमें रिपीट भी कर दूंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर नहीं आ रहा समझ और आप नहीं बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आगे, क्योंकि हमें आगे फर्दर जितनी भी स्लाइड्स करनी है कवर, वो इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है? आई बिलीव कि अगर कोई भी मैसेज नहीं कर रहे हैं आप, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, वैसे आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मिनिमल ही कवर कर सके, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स आपके पास ज्वाइन नहीं हो सके उनका ज़्यादा लॉस ना हो। वैसे हम इसकी लेक्चर रिकॉर्डिंग आपके पास प्रोवाइड कर देंगे आफ्टर द क्लास, ताकि आप बाद में इस लेक्चर को सुन के अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप पढ़ लें। अदरवाइज यू कैन फॉरवर्ड योर मैसेज टू योर सीआर और डायरेक्टली ईमेल टू मी, ताकि हम आपसे कॉन्टेक्ट। जितनी भी यहाँ पे लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स थी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे n-1 की फॉर्म में मेरे पास आना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास ये लूप की बॉडी के अंदर था। आपको पता है कि आप इंस्ट्रक्शन सॉर्ट जब यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास नेस्टेड लूप चलाना होता है। नेस्टेड लूप चलाने का मतलब ये है कि दो लूप लगे हुए हैं। एक लूप आपका फॉर का था जो आउटर लूप है, मैंने इसके अंदर वाइल का लूप लगाया है। आप चाहें तो वाइल का लूप ना लगाएं, आप वाइल के लूप की जगह डायरेक्टली फॉर का लूप यूज कर सकते थे, लॉजिक्स लगा सकते थे, अपनी कोई इशू नहीं था। हमने यहाँ पे वाइल का लूप इसलिए लगा दिया ताकि आपको दोनों लूप से फेमिलैरिटी हो सके, आपको पता हो कि अगर कोई आपके पास आ रहा है ऐसा, तो किस तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे आपके पास एक और स्टेटमेंट नजर आ रही है। व्हाइल लूप के आगे C5 है लाइन नंबर आपका। यहाँ पे आपके पास समीशन लगा, समीशन के नीचे अगर आप देखें तो j=2 और nth क्रम तक जा रहे हैं। व्हाट इज j? वाई j इज हेयर? आपका जो आउटर लूप है, वो आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ था? j से, और आप कहाँ तक लेके जाएंगे अपनी वैल्यू? nth क्रम तक, एरे डॉट लेंथ तक। nth क्रम तक मेरा लूप चल रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन n है। वाई वी रिटर्न पी ऑफ जे? देखिए टी इज अ वेरिएबल, हमने एन को ऊपर यूज कर लिया था, जस्ट कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे पी लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे टी लिखने से, तो आप टी की जगह कोई और वेरिएबल, या आप डायरेक्टली चाहते हैं तो टी की जगह आप यहाँ पे एन भी लिख सकते थे। जिस तरीके से ये लूप एन तक चला था, इस तरीके से ये लूप टी तक चल रहा है, टी लिखा हुआ है। जिस तरह से ये लूप n-1 तक चल रहा था, क्योंकि ये इसकी इनर बॉडी थी, इसी तरह वाई की इनर बॉडी आपके पास t-1 तक चल रही है। टी ऑफ जे इसलिए लिखा हुआ था कि जे आपका आउटर लूप रिप्रेजेंट कर रहा है, वो n-1 की वजह से। तो समीशन का साइन रिप्रेजेंट हो रहा है जस्ट फॉर द लूप, कि ये आपके पास समीशन के साइन से भी आप लिख सकते हैं। आप चाहते तो ऊपर वाले लूप के अंदर भी समीशन लगा सकते थे, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो दोनों में भी सबमिशन लगा लें, आप चाहें तो एक में सबमिशन लगा लें, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू योर कंसर्न। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो वापस लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है n-1,
हम वाइल के लूप से बाहर आ गए हैं। अगर मैं इस लूप की लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो अगर आप देखें तो ये लाइन तक पूरा मेरा लूप फॉर का ही है। ये सारी स्टेटमेंट मेरे फॉर के लूप के अंदर ही आ रही। मैंने क्या किया, अपने वाइल की लूप की जो बॉडी थी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे मेरी बॉडी जो है वो एंड हो रही है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स थी इनको मैंने टी ऑफ जे से रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ ये 3 लाइन को। बाकी रेस्ट ऑफ द जो जे का लूप चल रहा था, फॉर के लूप जो चल रहे थे, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया nth क्रम से। तो क्योंकि ये वाली लाइन एरे ऑफ i+1 इक्वल टू की आपकी लास्ट लाइन थी, तो मैंने इसको कह दिया कि ये n-1 है। क्योंकि फॉर के लूप की जितनी भी आइटरेशन चल रही होती हैं वो हमेशा लूप से एक, फॉर के लूप के कोई भी लूप बेटा हो, वो आपकी हमेशा एक आइटरेशन कम ही चलती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है n-1। ये बात यहाँ पे आपको समझ आ रही है? ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें, ताकि फिर हम आगे की स्लाइड्स पे फर्दर मूव करें। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो फिर वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे तक क्लियर है सब? ये जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, आकाश, आंचल, अनिल, अच्छा, आप लोगों को ये चीजें क्लियर है कि n-1 क्यों लिख रहे हैं, nth क्रम क्यों है, समेशन का साइन वाई वी आर यूजिंग हेयर? ये सारी कंडीशंस अगर आपको लॉजिकली क्लियर है तो ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अदरवाइज वी कैन वेट। ठीक है सारा, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आज के लेक्चर में हम जो भी चीजें कवर कर रहे हैं, मेक श्योर कि ये दोबारा से रिपीट या दोबारा से ऑन कैंपस फिजिकल क्लासेस में रिपीट है। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। हमने बात की थी कि हम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है हमेशा वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना डिसाइड करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर हम रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास बेस्ट केस के लिए भी हमें काम करना है। इन स्लाइड्स के अंदर बेस्ट केस का भी सिनेरियो गिवन है और आपके पास यहाँ पे जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा फर्स्ट केस रनिंग टाइम का सिनेरियो भी गिवन है। ये दोनों सिनेरियो आपके पास इंसर्शन सॉर्ट के ही है। सो आपको मैथमेटिकली इस इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अच्छा, हम अपने पास पहले अटेंडेंस ले रहे हैं क्योंकि सेशन का टाइम मेरा एंड हो जाएगा। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपकी अटेंडेंस मार्क कर लें, फिर देखते हैं कितना टाइम रहता है एंड वी विल कंटिन्यू ऑन क्लास। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क देख लीजिएगा। कोशिश करें कि अपनी अटेंडेंस जो है वो इंस्टीड ऑफ मैसेज आप कॉल आउट करवाएं, क्योंकि आपके पास अगर आप कॉल नहीं करते तो डेफिनेटली और मैंने से मिस हो गया वो आप ही की। स्क्रीन विजिबल है आपके पास? वन बाय वन आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, आफ्टर अटेंडेंस आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आकाश, ठीक है, अब्दुल बाकिर, अब्दुल हफीज, अब्दुल समी, आफाक, आगा, आकाश खान प्रेजेंट है वैसे? मैंने आकाश खान की अटेंडेंस लगाई है, आई थिंक आकाश खान प्रेजेंट नहीं है, सॉरी। आगा, अहमद रजा, आकाश असलम। प्रेजेंट मैम। हाँ, आप आकाश असलम है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है अली, अली शेख, आलियान, अनम, अनस खान, आंचल, प्रेजेंट। ठीक है, अनिल कुमार, प्रेजेंट मैम। अक्सर जुबैर। मैम अनिल कुमार। सबकी प्रेजेंट। मैं लगा दी, सब अनिल आपकी भी लगा दी। आरिस, चैट की अटेंडेंस चेक करना बहुत मुश्किल होता है रन टाइम पे, तो मैं एंड में चेक कर लूंगी अटेंडेंस जो आप मैसेज करेंगे। अरसलान, असजद, ईशा, फैयाज,
फवाद, प्रेजेंट मैम। इजहान, मलाइका। प्रेजेंट मिस। मिस मैं प्रेजेंट हूँ जान। ओके। मलाइका, मोहम्मद आजिम, अफान, एहसन, हुजैफा। मैम आरिस खान प्रेजेंट। ओके। आगे आके प्रेजेंट ही लगाएंगी मैं, क्या करें। ओके। मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद मास, मनाफ, राफे, शाहमीर, वलीद, यासीन, मुसब, पवन, हिराचल, पीयूष। प्रेजेंट मिस। ओके। प्रेजेंट मिस। ठीक है। आजकल प्रेजेंट लगा दे। ठीक है। प्रीति, प्रेजेंट मिस। रिदा फातिमा, रितिका। ठीक है रिदा। रितिका। प्रेजेंट मैम। रितिका। ओके। सभी, सारा, या सारा इज प्रेजेंट। शाहरुख। प्रेजेंट। थैंक यू सारा। प्रेजेंट। ठीक है। शयान, सुगन, हसीब, इकरा। प्रेजेंट प्रेजेंट। हसीब ठीक है। इकरा, तहजीब, तहजीब है तहजीब। मिस उस्मान, शायान प्रेजेंट। प्रेजेंट। मान अमजद, उसवा। मैम सुगंध प्रेजेंट। इसमें ठीक है, अपने माइक के लिए इसे रिजॉल्व करें, क्योंकि ना हो सकता है कि आगे की क्लासेस अगर आपको फर्दर ऑनलाइन लेनी पड़ जाए तो वहाँ पे शायद वो टॉलरेट ना करें हमारे से। मेक श्योर कि आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। पर्सनल अटेंडेंस मार्क कर दी। ठीक है, आप सबकी अटेंडेंस लगा दी है। नाउ वी आर गोइंग टू सेव द अटेंडेंस। हमारे पास 5 मिनट है अभी। हम अभी इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर रह जाए या किसी की अटेंडेंस मार्क ना हो तो काइंडली मुझे मैसेज माइक ऑन करके बता दीजिएगा। देन फिर हम उसके बाद जो है इसके अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। ये सेशन जब एंड होगा तो हम अपनी क्लास को भी वाइंड अप कर लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हमारे पास कनेक्टेड हैं। ऐसा ना हो कि बाकी कनेक्शन या बाकी लोग जिन रह जाए जो कनेक्टेड ना हो ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, तो हमारे पास भी लेक्चर एंड होगा, सेशन को भी एंड कर। यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंप्यूट कर रहे हैं। वी सम द प्रोडक्ट्स ऑफ, देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ सम। वी सम द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम कॉलम। यानी कि आपने जो प्रीवियस स्लाइड देखी थी, ये वाली स्लाइड शेयर है ना आपके साथ। ठीक है, आपने जो स्लाइड देखी थी जिसके अंदर C1 × n, C2 × n-1, हमने यही काम किया। आप चाहें तो इसकी पिक्चर भी अपने पास एक दफा ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो रही हो कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है। ठीक है, स्लाइड ओपन है, एक मिनट के लिए आप उसको चाहें तो अपने पास से लेक्चर को या इसकी खाली पिक्चर ले लें। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है या आप कंप्यूटर से ऑनलाइन है तो आप चाहें तो स्लाइड ओपन भी कर सकते हैं। इट इज ऑलरेडी अपलोडेड इन योर LMS एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। हमने क्या किया, C1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है n को, C2 के साथ n-1 को। क्योंकि C3 के पास कोई कॉस्ट वैल्यू नहीं है तो C3 की टाइम्स भी काउंट नहीं होती। 0 से मल्टीप्लाई करते तो भी वो 0 ही होता, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। C4 को किया, C5, C7, सो ऑन C8। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। C1 × n, C2 n-1, C3 को हमने छोड़ दिया था, C4 की वैल्यू 5, 6, 7 और 8।
जहां जहां सबमिशन थे, सबमिशन के साथ आपने उन वैल्यूज को इम्बेड कर दिया और एज इट इज लिख दिया, जिस तरीके से आपने प्रीवियस स्लाइड में लिखे थे। सिर्फ क्या किया हमने, नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट का आपने सम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम कॉलम, और इनका आपने क्या करना था, सम। यहाँ तक इस स्लाइड के अंदर कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि इस स्लाइड की जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी बेस्ट लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर आपको प्रीवियस या इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ कि अभी हमने क्या काम किया है। हमने अपने पास C1 और C2 की जो वैल्यूज थी, कॉस्ट यानी जो था, उसको अपनी टाइम्स के साथ, इस वाले कॉस्ट वैल्यू के साथ, इनके साथ मल्टीप्लाई किया है। कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस फॉर्म में आपने अरेंज कर दिया, सम की फॉर्म में। हमने इस तरह से काम क्यों करा है? क्योंकि हम रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें, रनिंग टाइम कैलकुलेट करें। आपने जो पहले कैलकुलेशन सीखी है, पहले जो कैलकुलेट किया है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट या डिफरेंट लगेगा स्टार्ट में, बट इट विल बी वेरी इजी इफ यू हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स इन योर नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, अगर नहीं ली इसको आपने पिक्चर लेके अपने पास नोट डाउन करना है। हमने सबसे पहली स्लाइड में नेक्स्ट जो थी, इसको मल्टीप्लाई किया और इन सारी वैल्यूज को एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। नोट डाउन करने के बाद अब आपने अच्छा ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए ऑफ कर रही हूँ। ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे आपकी जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आपके पास आपकी अटेंडेंस जो है वो LF के पास भी मार्क हो सके। ठीक है, तो इस स्लाइड पे जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, ताकि एक दफा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वापस आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो डेफिनेटली अगर आज की क्लास में ये कंप्लीट नहीं भी हो पाता, सो वी विल कंसिडर ऑन द नेक्स्ट क्लास। जो भी आपकी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगी, डेफिनेटली बी ऑन आफ्टर ईद, और एज पर द नोटिफिकेशन जो भी आपको कहा जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके पास जो नेक्स्ट क्लास होगी। अभी आपके पास स्क्रीन शेयर है।